एक नई यूनिट नंबर 4, वर्क पावर एनर्जी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में और फिजिक्स की लाइफ के वर्क में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में यदि मैं कहूँ कि एक कूली जो है वो सामान उठा के लेके जाता है, तो कूली जो है वो काम कर रहा है, उस काम के बदले हम उसको पैसे देते हैं। एक आपको टीचर होमवर्क देता है, वो आपको होमवर्क देने के बाद में दूसरे दिन होमवर्क चेक करता है, लेकिन उस काम को करने के लिए, जो होमवर्क टीचर ने दिया था उस काम को करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की। या फिर मैं ये कहूँ कि आप एक दीवार को पुश कर रहे हो और कंटिन्यूसली पुश कर रहे हो, जिसके कारण आपको पसीने आ गए, इतनी ज़्यादा आपने काम किया, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे वर्क के। फिज़िक्स जो है इन सब में से एक भी काम को वर्क नहीं मानती है। फिज़िक्स की जो टर्म में वर्क का मतलब होता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तो ही वर्क डन कहलाता है। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपको फिज़िक्स की लैंग्वेज ही समझनी पड़ेगी। तो फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। जैसे कि एक बॉडी है जिसका मास है m, और वो बॉडी जो है a नाम की बॉडी है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, जिसके कारण बॉडी ने s नाम का डिस्प्लेसमेंट किया और बॉडी डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा हमारे पास में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बच्चों जो वर्क डन होता है हमारे पास में, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए जो वर्क डन होता है हमारे पास में वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सो व्हाट वी कैन से दैट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों का है, दोनों का ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो वर्क हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए जो फोर्स की जो डायरेक्शंस होती है वो हमारे पास में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ये एक कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर यदि मैं पेन से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, तो ये कॉपी के ऊपर पेन से लगने वाला जो फोर्स है ये कॉपी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें फोर्स लगाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग एंगल के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप लोगों ने जैसे घास काटने वाली मशीन देखी होगी, या आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोगों ने कस्सी चलाई होगी। तो मान लीजिए आप जब कस्सी चलाते हो तो इस जगह पे फोर्स लगाते हो, या जो घास काटने वाली मशीन है वो बंदा पर्सन इस जगह पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर होता है। तो यदि वो इधर फोर्स लगाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो हमारे पास में इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स। तो जब जब भी हमारे पास में फिजिक्स के अंदर कोई चीज़ इंक्लाइंड होती है तो हम उसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक कंपोनेंट उसका हम लोगों ने ओरिजेंटल कंपोनेंट बना लिया और एक इसका हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट बना लिया। तो ये कंपोनेंट जो बना है ओरिजेंटल कंपोनेंट, इसके रेस्पेक्ट में क्योंकि थीटा बना है इसलिए ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ कोस ऑफ थीटा। वैसे भी बच्चों याद रखना है कि जो ओरिजेंटल कंपोनेंट बनता है वो हमेशा कोस थीटा बनता है और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा बनता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बन गए फोर्स के, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कोस थीटा। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि एफ साइन थीटा की हम लोग बात करें, क्योंकि ये भी एक फोर्स का ही कंपोनेंट है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शंस होगा, इसलिए एफ साइन थीटा जो है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एफ साइन थीटा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो एफ कोस थीटा जो है वो एक ऐसा फोर्स का कंपोनेंट है जो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कराने में हमारी हेल्प करेगा। ये हम लोगों ने फोर्स लगाया जिसकी वजह से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कोस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सो
एफ कोस थीटा कंपोनेंट is responsible to make the displacement of the object ओके। तो सिंस यहाँ पे जो W बन जाएगा दैट इज वर्क डन, वो बन जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ कोस ऑफ थीटा। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों जैसे यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो इंक्लाइंड फोर्स लगा है, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 डिग्री भी हो सकती है, 90 डिग्री भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ केसेस के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि थीटा की वैल्यू जब डिफरेंट डिफरेंट होगी तो उसके हिसाब से हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसे चेंज हो जाता है। सबसे पहले समझिए, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और a मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट के द्वारा होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी फोर्स की ही डायरेक्शंस में है। तो जब दोनों चीज़ें पैरेलल में है हमारे पास में तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो हम लोग ये जानते हैं कि कोस 0 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, और जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे W इज इक्वल टू आ जाए कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस। तो जब हमारे पास में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शंस में होते हैं उस केस में वर्क को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, जैसे कि एक स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करोगे तो पहले मान लीजिए स्प्रिंग आपके पास ऐसी है, जब आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग कन्वर्ट होकर ऐसी हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शंस में हो रहा है, फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शंस में लग रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव वर्क डन। जैसे कि आप एक पत्थर को फेंकते हो तो जिस डायरेक्शंस में आपने फोर्स लगा उसी डायरेक्शंस में पत्थर फेंका जाता है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शंस में होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड केस देखिए, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शंस में हो रहा था और वर्क डन हम फोर्स हमारा किसी और डायरेक्शंस में लग रहा होता है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अप्लाइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारे इस डायरेक्शंस में और फोर्स हमारे इस डायरेक्शंस में, तो दोनों जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे और यहाँ पे जो थीटा बन जाएगा दैट विल बिकम 180 डिग्री। हम लोग ये जानते हैं कोस 180 डिग्री जो होता है -1 होता है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 180 W इज इक्वल टू माइनस का एफ एस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। जब हमारे पास में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो कोस 180 वैल्यू पुट करने पे W इज इक्वल टू माइनस एफ एस आएगा, और इस प्रकार के वर्क डन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। इसका एग्जांपल बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आप एक पंखा चल रहा है और उस पंखे को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आपका पंखा मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो। जैसे ब्रेक, पहिया जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आप ब्रेक अप्लाई करते हो। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द व्हील जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हुए और पहिया जो है वो रुक गया। एक चीज़ समझिए, जो पॉजिटिव वर्क डन जो है वो किसी भी चीज़ में एक्सेलेरेशंस पैदा कर सकता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, और जो नेगेटिव वर्क डन है वो किसी भी चीज़ में नेगेटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ही कर सकता है। आगे देखिए, जब हमारे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में कुली है, इस कुली के ऊपर हम लोगों ने कुली को ऑर्डर दिया और ये जो है हमारा सूटकेस वगैरह है, वॉट एवर द एक बैग वगैरह लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो बैग है वो उसके सिर के ऊपर रखा है, तो बैग को होल्ड रखने के लिए, मतलब उसको ऊपर उठाए रखने के लिए कुली जो है ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और वो चल के इधर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो वो इधर कर रहा है और फोर्स उसका इधर लग रहा है।
तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि कोस 90 जो होता है वो जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है। तो यहाँ पे कोस 90 की जीरो की वैल्यू पुट करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, मतलब कि कोई वर्क डन नहीं। तो जब हमारे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कोई वर्क डन नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क डन। इसलिए मैं आपको शुरुआत में ये समझा रहा था कि जो कूली है वो एक्चुअली फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वर्क डन जीरो निकल के आता है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत सारा काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग जिस काम के हम उसको पैसे पे करते हैं। तो तीन प्रकार के वर्क डन हमारे पास आ गए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। एक और एग्जांपल समझिए जीरो वर्क डन का। हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो सन जो है वो सेंटर में होगा, अर्थ जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पे सन जो है सेंटर में है और सन जो इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से जो मोशंस ऑफ अर्थ है वो इधर है और फोर्स सन के द्वारा लगाया वो इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। ओके, सन जो है वो अर्थ के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, फिजिकल एम स्क्वायर अपॉन आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आगे आप लोग पढ़ोगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। दो चीज़ें होती है, एक सेंट्रीपिटल होता है बच्चों, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो हमारे सेंटर से लगता है। जैसे कि आप एक पत्थर घुमाना चाहते हो, ठीक है, उस पत्थर को एक रस्सी से बांधिए और उस रस्सी को आप हाथ से पकड़िए और अब हाथ से फोर्स लगाइए और पत्थर जो है एक सर्कल मोशंस में घूमना, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका जो डेरिवेशंस वगैरह है या और ज़्यादा नॉलेज जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि वर्क जो है वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग उसकी कुछ यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और वो ऑब्जेक्ट एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन करना शुरू कर देगा, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर देगा। इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग ये जानते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो यदि ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेटेड मोशन गेन कर लेता है, एक्सेलरेटेड मोशन गेन कर लेता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, तो उस टाइम पे जितना फोर्स हम लोग लगाएंगे, जितना फोर्स हम लोग लगाएंगे दैट फोर्स इज नोन एज 1 Newton। So if someone will ask to you what is the definition of 1 Newton, so when we have a 1 kg of mass and we are applying a force on it, and if the mass is achieving a 1 meter per second square accelerated motion, on that time applying the force, that is called 1 Newton force. ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, हमारे पास में एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर हम लोगों ने एक 2 kg का मास रखा हुआ है और हमने इस टेबल के इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, इस ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेटेड मोशन गेन कर लिया। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये जो 2 kg मास है ये कोई फोर्स लगा रहा है? क्या ये कोई 2 kg मास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? तो आंसर है हाँ, ये 2 kg मास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। कितना है? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ उसके अकॉर्डिंग होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि यदि हमें किसी चीज़ का मास, किसी चीज़ का मास है हमारे पास में और हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मास कितना फोर्स लगा रहा है, तो ज़रूरी है कि हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड जी। तो मास हमारे पास में 2 kg, जी जो है वो है 9.8। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास में टोटल 19.6 न्यूटन जो है वो फोर्स से लगा रहा है। किस डायरेक्शंस में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी प्रकार से मान लीजिए बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास 2 kg था, इसका मास कन्वर्ट करके हमने 5 kg कर दिया, तो अब ये 5 kg कितना फोर्स लगाएगा? तो आंसर है 5 इंटू में 9.8 हम लोग करेंगे
जब फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू में 9.8 का हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 49 न्यूटन। तो ये 5 kg मास जो 49 न्यूटन फोर्स लगा है। मान लीजिए बच्चों, मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास समथिंग है, वॉट एवर, ठीक है। तो जिसका मास समथिंग है और वो ऑब्जेक्ट जो है, लेट अस अज्यूम दैट ए सिचुएशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास समथिंग है और ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में 398 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, या मैं ये कहूँ ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में 473 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो है कंपैरिजन करना कि 19.6 न्यूटन या 49 न्यूटन या 398 न्यूटन या 473 न्यूटन, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लग रही होगी। तो इट सीम्स टू बी टफ, ये थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा काउंट करना टफ लगता है। इसी को यदि मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसा कहूँ कि 5 kg जो है वो एक फोर्स है, 5 kg एक फोर्स है। कैसे? 5 kg एक फोर्स है। तो 5 kg, तो आप लोग बोलोगे कि सर kg जो है वो तो मास की यूनिट होती है, लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो 49 न्यूटन बना है वो किसकी वजह से बना है, तो जो मेन फैक्टर है वो हमारे पास में 5 kg है। इसी प्रकार यहाँ पे 19.6 न्यूटन जो बना है हमारे पास में मेन फैक्टर है वो 2 kg है। ओके, तो जब हम किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगने वाले फोर्स को हम लोग 398, 473 या 19.6 न्यूटन या 49 न्यूटन काउंट ना करके हम लोग इसी को ये बोलते हैं कि ये जो फोर्स है ये 5 kg फोर्स है। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को इस टेबल के ऊपर रखने से टेबल ब्रेक हो गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट ने 473 न्यूटन फोर्स लगाया तो टेबल ब्रेक हो गई। ऐसा सेंसेबल है, बट हमारे लिए मोर अप्रोप्राइट क्या लगेगा? मोर अप्रोप्राइट ये लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमारे पास में 200 kg है और इस वेट को टेबल पे रखने से टेबल ब्रेक हो गई, दैट इज़ ओके। देखिए, दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। पहला तो ये कि ऑन पुटिंग अ फोर्स by the object 400 या 450 या वॉट एवर द फोर्स इज अप्लाइंग by the object the table is ब्रेक्ड। दूसरा, 200 kg वेट रखने से टेबल ब्रेक हो गई, तो जो 200 kg वेट रखने से टेबल ब्रेक हो गई वो हमारे लिए मोर अप्रोप्राइट है, मोर कन्वेंशियल है, क्योंकि वो हमने सीधा सीधा डाटा जो है वो समझ में आता है कि 200 kg का वेट रखा जिसकी वजह से टेबल ब्रेक हो गई। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 200 kg जो है उसने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से टेबल ब्रेक हो गई, तो हम लोग इसको बोलेंगे 200 kg फोर्स, दैट इज कॉल्ड KGF। या फिर इसको हम लोग बोलेंगे 200 kg वेट जिसकी वजह से टेबल ब्रेक हो गई। अब ये जो 200 kg वेट है, ऐसा हमारे पास में फोर्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनको प्रैक्टिकल यूनिट बोल दिया गया। जो 200 kg फोर्स है या जो 200 kg वेट है, ऐसी हमारे पास में फोर्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोल दिया गया। सो दीज यूनिट्स आर कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, आगे देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स। हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जब हम लोग किसी फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट हमारे पास में न्यूटन होती है, तो जब हम लोग 200 kg फोर्स या 200 kg फोर्स या 200 kg वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 के साथ में। और इस 9.8 को इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो तो लग गया 200 kg फोर्स या 200 kg वेट के कारण, लेकिन ये फोर्स लगने के कारण जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। ऐसा ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण हुआ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है हमारे पास में 9.8। इसलिए हम लोगों ने उस वेट को, जितना हम लोगों ने लिया, फॉर एग्जांपल 50 लिया है, 200 लिया, 300 लिया, उस वेट को हम लोग 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा दैट इज कॉल्ड न्यूटन में वो रिजल्ट हमारे पास में आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, तो KGF और KG वेट जो है
वो हमारे पास में प्रैक्टिकल यूनिट बन गई, और जब हम लोग इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क किसको कहेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क किसको कहें। तो ऐसे समझिए बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और जिसका मास समथिंग है, और जब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर से एक ऑब्जेक्ट हुज मास इज समथिंग, and if this object wants to make a accelerated motion in the downward direction due to acceleration due to gravity, if this object cover a 1 meter distance 1 meter distance in the downward directions, that work done, क्योंकि फोर्स ये लगा है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया, फोर्स किसने लगाया बच्चों, kgf, 2 kg फोर्स, और इनटू में 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो जब एक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फोर्स हुआ, तो जब इतना कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास समथिंग है और वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन दैट टाइम दैट वर्क इज नोन एज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ओके, आगे देखिए, आगे आता है हमारे पास में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। जब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके ऊपर हम लोगों ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लिया, और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के कारण यहाँ पे फोर्स हो गया 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट इज कॉल्ड 1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। फिर से, जब कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण ये इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो ऑन दैट टाइम टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इंटू में 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन मीटर, दैट इज द वर्क डन। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से देखिए, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अभी लगने वाला जो फोर्स है वो समथिंग कुछ और है, थोड़ी देर बाद में लगने वाला फोर्स कुछ और हो जाता है। जैसे कि जब आप बाइक चलाना शुरू करते हो तो इनिशियली जो बाइक की स्पीड रहती है वो 0 रहती है, हम जैसे जैसे एक्सेलरेशन को घुमाते जाते हैं, यानी कि रेस को हम लोग घुमाते जाएंगे, तो बाइक की स्पीड जो है वो चेंज होती जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं यदि बाइक की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो कॉमन सी बात है कि इंजन के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम जो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट, बाइक द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हमने पहले 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर उसी ऑब्जेक्ट के 5 न्यूटन का, फिर 13 न्यूटन का, इस तरीके से कंटिन्यूसली जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। तो लेट अस से दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसने x नाम का डिस्प्लेसमेंट किया है, fx जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, तो यहाँ से जो पहले फोर्स था वो xi था, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड xf दैट इज कॉल्ड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी ग्राफ को मैंने थोड़ा सा विजुलाइज करके, मैक्रोस्कोपिक करके थोड़ा सा बड़ा बना के यहाँ पे दिखाया है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन थी, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स था। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है वो देखिए इतना है, यहाँ पे फोर्स इतना है, यहाँ पे इतना है, तो कंटिन्यूसली फोर्स जो है वो भी बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में वो भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास में वेरिएबल फोर्स है, कंटिन्यूसली फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल इतने छोटे हैं, जैसे बच्चों हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि जब किसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेरिएबल वैल्यू को, तो हम लोग उस वैल्यू को इतना छोटा कर लेते हैं कि वो टेंड्स टू 0 हो जाता है, अप्रोचिंग टू 0 हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे कि ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल लिया,
हम लोग यहाँ पे क्योंकि बड़ा बना के दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं क्योंकि समझ में आएगा। बाकी ये इतना छोटा होता है कि ये अप्रोचिंग टू जीरो होता है, जीरो नहीं होता बट अप्रोचिंग टू जीरो होता है, इतना स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लिया ए बी सी डी, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो चेंज होने वाला डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास में डेल एक्स है। मतलब कि इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, नाउ यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, और इतना स्मॉल चेंज होगा कि हम उस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो सिंस द फोर्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एट दिस पॉइंट, so at this region the value of the force is just like a straight line, so we can say that at this region the value of the force is to be taken as a constant। हम लोग इतना छोटा ये रीजन लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट मान ली जाती है, मतलब कि इस रीजन के अंदर जो टेंड्स टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो है, उस रीजन के अंदर फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने रख दिया, और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, तो ये रहा लेंथ और ये रही ब्रेथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ द दिस रेक्टेंगल, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो एरिया ऑफ द दिस रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमको एक और जो है स्मॉल सा रेक्टेंगल यहाँ बना लेना, जिसका नाम हो जाएगा ई एफ जी एच। एक स्मॉल सा रेक्टेंगल और बना लेना है पी क्यू आर एस, एक स्मॉल सा रेक्टेंगल और बना लेना है आर एक्स वाई जेड, कुछ भी। तो हम लोग इसके अंदर इस तरीके से छोटे 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 बहुत सारे रेक्टेंगल बना लेंगे। इतने रेक्टेंगल बना लेंगे कि उन सबके अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो हम लोगों को कांस्टेंट दिखेगा। उन सब के अंदर जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट है वो इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा कि हम उसको बहुत ही इतना माइनर होगा कि वो नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को और उस कांस्टेंट फोर्स को लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बना लिए। अब सब रेक्टेंगल्स का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। मान लीजिए ये निकाला हम लोगों ने W1 का, तो ये आ जाएगा x1। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे W2 का, तो ये आ जाएगा F2 x2। W3 का तो ये आ जाएगा हमारे पास में F3 x3। ओके, तो हमारे पास में जितने रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सबके सब रेक्टेंगल का वर्क डन हम लोग जो यहाँ पे निकाल लेंगे। और उसके बाद में जितने भी हमारे पास में वर्क डन आए, स्मॉल 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 वर्क डन जितने भी आए, स्मॉल वर्क डन W1, स्मॉल वर्क डन W2, स्मॉल वर्क डन W3, जितने भी वर्क डन आए उन सब वर्क डन को हम लोग जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में जो टोटल वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, इस टोटल वेरिएबल फोर्स के अंदर का वर्क डन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। लिमिट इतनी कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, डेल एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और समिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे किनको, जितने भी हमारे पास में स्मॉल वर्क डन है उन सबको। तो समिशन किया हमने जितने भी हमारे पास में स्मॉल वर्क डन थे, जैसे कि F1 x1 प्लस का F2 x डेल x2 प्लस का F3 डेल x3। इस तरीके से जितने भी हमारे पास में सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन के बारे में। उम्मीद आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा हो तो अभी भी यूट्यूब पे आप वो लिंक पड़ी हुई आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन मैंने बहुत गहराई से समझाया था, और वो चीज़ें बार बार यूज़ होंगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार देख लेना नहीं देखा है तो यहाँ पे जब हम लोग सबके सब एरिया को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल एरिया एफ एक्स डी एक्स। ये टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम लोगों ने यहाँ से रेक्टेंगल बनाना शुरू किया था। हम लोगों ने यहाँ से रेक्टेंगल बनाना शुरू किया था, इस तरीके से बनाते 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 और हम लोग यहाँ तक रेक्टेंगल बनाए थे। तो ये जब टोटल रेक्टेंगल का एरिया हम लोग ऐड करेंगे तो वो एरिया हमारे पास में एक्स आई टू द एक्स एफ आ जाएगा, मतलब फाइनल पोजिशन टू द इनिशियल पोजिशन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन, और ये हमारे पास में आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन हम लोगों ने निकाल लिए किसके अंदर से, वेरिएबल फोर्स के अंदर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी शुरू करेंगे।
थैंक यू वेरी मच बच्चों। थैंक यू।